हेलो दोस्तों, जियो माइंड वायरल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं राजा कुमार आपके लिए लाया हूं अपने जियो माइंड वायरल का पहला लेक्चर सीरीज। मेरे सीरीज में पहले लेक्चर का टाइटल है ग्रीक एंड रोमन ज्योग्राफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। आज हम बात करेंगे ग्रीक और रोमन भूगोलवेताओं के योगदान की, कि उन्होंने क्या योगदान दिया, और ये भी चर्चा करेंगे कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ बने रहें और सीखें और अपने एग्जाम की तैयारी को और स्ट्रांग बनाएं। ग्रीक जोग्राफर्स का सबसे पहले हम क्रम देखेंगे कि कौन कौन से भूगोलवेताओं ने ग्रीक में हुए और अपना योगदान दिया। होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, पाइथागोरस, हिकैटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, एराटोस्थेनीज, पॉलीबियस, हिप्पार्कस, पोसिडोनियस। ये रहे ग्रीक जोग्राफर्स के नाम। मैंने एक क्रम में कैसे जोग्राफर्स आगे बढ़े हैं उसी क्रम में अरेंज किया है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि चार जोग्राफर्स का नाम दे देगा और बोलेगा इन्हें क्रम से अरेंज करें। तो आप आसानी से इस माध्यम से आप क्रम से अरेंज कर पाएंगे। अब हम अपने लेक्चर में एक एक करके सारे जोग्राफर्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उनका क्या योगदान रहा, और उनसे रिलेटेड उन पहलुओं को देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे होमर महोदय के पास। होमर महोदय का आपने समय देखा कि ये 9th सेंचुरी में हुए। बेसिकली ये जोग्राफर कम और कवि ज़्यादा थे। इन्होंने दो महाकाव्यों की रचना की है। आप महाकाव्य देख रहे होंगे, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपको बताते हैं। इन्होंने अपने दो महाकाव्य लिखे हैं, एक इलियड और एक ओडिसी। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलियड किसकी रचना है, ओडिसी किसकी रचना है। तो आप आसानी से टिक लगा सकेंगे, इलियड और ओडिसी होमर की रचना है। होमर को प्रारंभिक भौगोलिक विचारों का स्रोत माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने महाकाव्यों में कई भौगोलिक चीजों का जिक्र किया है, जैसे नदी, समुद्र, पर्वत, व्यापार मार्ग आदि सभी का उल्लेख किया है। इन्होंने पृथ्वी को महासागरों से घिरा हुआ एक गोलाकार चक्की बताया है। कहने का मतलब ये अपने महाकाव्य में पृथ्वी को एक गोलाकार चकती मानते हैं। इन्होंने अपने महाकाव्य में चारों दिशाओं से आने वाली हवाओं का भी जिक्र किया है, जो कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। इन्होंने बताया है उत्तर से आने वाली जो हवा होती है वो उसे बोरियास इन्होंने लिखा है। दक्षिण से जो हवा जाती है उसे नोट्स लिखा है। जो पूरब से हवा आती है उसको यूरस लिखा हुआ है। और जो पश्चिम से हवा आती है उसे जेफाइरस लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में कभी ये पूछ दे कि उत्तर से बहने वाली निम्न में से कौन सी हवा है होमर के महाकाव्य में, तो आप आसानी से बता सकेंगे बोरियस, दक्षिण में नोट्स, पश्चिम से जेफाइरस और पूरब से क्यूरस। तो ये बेसिकली आप होमर के महोदय के बारे में जान चुके हैं कि इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, इलियड, ओडिसी। उसके बाद से इनके द्वारा जो भौगोलिक ज्ञान दिए गए हैं उन महाकाव्यों में, उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम अगले जोग्राफर थिल्स के बारे में जानेंगे। थिल्स महोदय की अगर हम बात करते हैं तो थिल्स महोदय, सॉरी, हाँ, थेल्स महोदय की हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि थेल्स महोदय किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो थेल्स महोदय आयोनियन स्कूल से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि थेल्स महोदय को आयोनियन स्कूल से बताया गया है। ठीक है, आयोनियन स्कूल के ये प्रथम फिलोसफर हुए। उसके बाद से अगर हम बात करें तो अगर हम यूनान के 7 महान बुद्धिमान व्यक्तियों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें थेल्स का नाम अवश्य आता है। इन्होंने, थेल्स ने बताया कि वाटर वॉज कंसिडर्ड द ओरिजिनल ऑफ ऑल थिंग्स, अर्थात जल सभी वस्तुओं का मूल है। ये प्रथम विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति का निर्धारण का प्रयास किया। इन्होंने इजिप्ट से ज्यामितीय प्रणाली ग्रीक में लाने का योगदान भी इनका माना जाता है। इन्होंने पृथ्वी को एक तस्तरी माना है जो कि जल में तैर रहा है। अगर हम बात करें तो एथेंस महोदय का योगदान
मैथमेटिकल ज्योग्राफी की शुरुआत में भी माना जाता है। थिल्स और एनेक्सिमेंडर कंसिडर किए जाते हैं फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। अगर थिल्स और एनेक्सिमेंडर दोनों अलग अलग नाम हो तो आप थिल्स पे ना जाकर के एनेक्सिमेंडर पे जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले धूलवेता एनेक्सिमेंडर के बारे में। एनेक्सिमेंडर देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका लिखा हुआ है कि ही इज द फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी के संस्थापक कौन है तो आसानी से आप देख कर मान पाएंगे एनेक्सिमेंडर। इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसका नाम है नोमोन। इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया है जिसका नाम है नोमोन। ये बेसिकली समय मापन का एक यंत्र है, जैसे सनडाइल भारत में आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ भी सनडाइल मौजूद है। तो वैसे ही इन्होंने एक सनडाइल नामक यंत्र बनाया, जिस नोमोन नामक एक यंत्र बनाया, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, एक छड़ी होती है, ऐसे छड़ी जमीन पे गड़ी होती है। अगर और माना जाता है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं इस छड़ी पे जब पड़ती हैं तो इसकी छाया बनती है, और सबसे छोटी छाया दोपहर 12 बजे बनती है, एग्जैक्ट 12 बजे। तो इसी आधार पर हम टाइम का परिकल्पना कर पाते हैं, कुछ ऐसा ही नोमोन नामक यंत्र है। और एनेक्सिमेंडर को स्केल के आधार पर पहला मानचित्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि स्केल के आधार पर पहला मानचित्र किसने बनाया, तो अब आसानी से बता सकेंगे एनेक्सिमेंडर ने। और ये आप उनका मानचित्र देख सकते हैं, आप इसे जूम करें और देखें। एनेक्सिमेंडर ने जो मानचित्र बनाया उसमें आप देख रहे हो उत्तर में यहाँ पे यूरोप दिख रहा है, इस साइड आपको एशिया दिखेगा, और इधर वाले पार्ट में आपको लीबिया दिखेगा। अफ्रीका को इन्होंने लीबिया बनाया, और ये बीच में है भूमध्य सागर। अब हम चलते हैं अपने अगले भूगोलवेता के पास, पाइथागोरस। ये भूगोलवेता के तौर पे कम और मैथमेटिशियन के तौर पे ज़्यादा जाने जाते हैं। आप लोगों ने इनका प्रमेय जरूर पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो इनकी एक जो विशेष बात है जो इन्होंने बताई है भूगोल के संदर्भ में, स्फेरिसिटी ऑफ द अर्थ, अर्थात इन्होंने ही पहली बार बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का गोलाकार शेप के बारे में बताने वाले पहले विद्वान हैं। और क्योंकि ये किसी खोज के आधार पर नहीं बताए हैं, बल्कि ये अपना अवलोकन बस सौंदर्य और दार्शनिक आधारों पर किया है। उनका मानना था कि गोला ज्यामिति का सबसे पूर्ण रूप है, तो पृथ्वी भी गोल है, बस ऐसे ही कुछ बता दिया था। ठीक है, तो पाइथागोरस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इसमें एक पॉइंट था जिसको हमने अभी देखा कि पहले कौन ऐसे भूगोलवेता हैं जिन्होंने बताया कि पृथ्वी चपटी ना है, गोल है, तो ये पाइथागोरस महोदय हैं। आगे चलते हैं हिकैटियस महोदय के बारे में। हिकैटियस महोदय का नाम आपने इतिहास में सुना तो नहीं होगा, क्योंकि ये वैसे माने जाते हैं भूगोल के फादर। कुछ विद्वान मानते हैं, सभी नहीं मानते, क्योंकि भूगोल के पिता अक्सर लोग इन्हें कह देते हैं, पर भूगोल के पिता हैं इरेटोस्थनीज। इनको भूगोल के पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जेस पीरियोडस। जेस पीरियोडस पुस्तक इनको लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। ये प्रथम भौगोलिक ग्रंथ माना जाता है। ये क्या माना जाता है? प्रथम भौगोलिक ग्रंथ। क्योंकि भूगोल का पहला ग्रंथ लिखने का श्रेय इन्हें है, इसलिए अक्सर लोग इन्हें भूगोल का पिता मान लेते हैं। तो अगर आपके पास क्या बोलते हैं, इरेटोस्थनीज और ये दोनों लोग हों तो आप इरेटोस्थनीज पे टिक लगाएं, अगर इरेटोस्थनीज ना हो तो आप हिकैटियस पे टिक लगा सकते हैं। इन्होंने एनेक्सिमेंडर द्वारा बनाए गए मानचित्र में सुधार किया। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांटा, एक यूरोप और एक एशिया। ये यूरोप है और इधर वाली पार्ट एशिया है। ठीक है, आप मैप में लोकेट कर सकते हैं। इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी की भी मान सकते हैं कि शुरुआत की, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों का एक व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत किया है। ये रहा हमारा हिकैटियस के बारे में। फिर हम आगे चलते हैं, तो ये आते हैं हेरोडोटस महोदय। हेरोडोटस महोदय बेसिकली जाने जाते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता माने जाते हैं। और चूंकि हम इन्हें भूगोल में पढ़ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, क्योंकि ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने बताया कि इतिहास का अध्ययन भूगोल के आधार पर किया जाना चाहिए। अर्थात किसी भी जगह का इतिहास वहां के भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। और उसी प्रकार इन्होंने ये भी कहा कि भूगोल का भी ऐतिहासिक अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि भूगोल और इतिहास एक प्रकार से जुड़े हुए हैं, यानी भूगोल का अध्ययन इतिहास
के आधार पर किया जाना चाहिए और इतिहास का अध्ययन भौगोलिक आधार पर किया जाना चाहिए, और ये काफी सही बात भी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अफ्रीका और एशिया को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एशिया और अफ्रीका लाल सागर से विभाजित हैं, ये किस विद्वान ने बताया था? तो हेरोडोटस महोदय ने बताया था। इनका ये स्टेटमेंट, ये जो लास्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हु इज द ऑथर हु स्टेट दैट इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील। कौन ऐसा लेखक है या फिलोसफर है जिसने बताया है कि मिस्र नील नदी की देन है? तो वो है हेरोडोटस महोदय। तो आप इनके दो स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। एक कि ये पहला वाला कि भूगोल का अध्ययन इतिहास के आधार पर किया जाए, ऐतिहासिक आधार पर किया जाए, और इतिहास का अध्ययन भौगोलिक आधार पर किया जाए। और ये लास्ट वाला कि इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील, ये इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने ये मैप भी बनाया था, वर्ल्ड मैप। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले राइटर के पास। अब बात करते हैं हम प्लेटो की। ठीक है, तो ये प्लेटो महोदय की बात करते हैं। इनका आप ईस्वी देख सकते हैं, ये कब से कब है, 428 से 348 बीसी। इन्होंने स्फेरिकल अर्थ की कल्पना की, यानी ये इन्होंने फ्लैट डिस्क से, जैसे पहले फ्लैट डिस्क की संकल्पना थी कि पृथ्वी चपटी तस्तरी नुमा आकृति है, लेकिन इन्होंने 3D शेप के बारे में बताया। इससे पहले हिकाइटिस महोदय ने भी सेम स्टेटमेंट दे दिया था, हमने पीछे देखा। उसके बाद से इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि पृथ्वी अपनी जगह पर क्यों स्थिर है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इन्होंने पृथ्वी के संदर्भ में दिया। ठीक है, इन्होंने अटलांटिस की कथा भी बताई, यानी आइडिया ऑफ लॉस्ट लैंड्स एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया। आप इसके बारे में जाइए, गूगल कीजिए कि ये क्या है, कैसी कथा है। इनका जो, ये पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने क्या बताया, फर्स्ट टू लिंक डिफोरेस्टेशन विथ लैंड डिग्रेडेशन, यानी इन्होंने बताया कि डिफोरेस्टेशन से लैंड डिग्रेडेशन होता है, या लैंड डिग्रेडेशन डिफोरेस्टेशन का कारण बनता है। यानी डिफोरेस्टेशन को मृदा अपरदन से जोड़ने वाले ये पहले विद्वान थे। अगर हम, और इनका एक ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप समझ जानते होंगे कि पहले के विद्वान ये मानते थे कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। तो इनका भी मानना जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ही था। इनका मानना यही था कि पृथ्वी क्या है, बीच में है, और बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हो इनका चक्कर लगा रही है। तो हम प्लेटो महोदय के बारे में जान चुके हैं, हम अब आगे चलते हैं एरिस्टोटल के बारे में। ये प्लेटो के शिष्य थे। इन्होंने बताया, इन्होंने प्रूव किया, पृथ्वी के गोलाकार होने का प्रमाण दिया। यानी अभी तक हमने देखा कि लोग तस्तरी से गोलाकार पे आ गए हैं कि पृथ्वी तस्तरी नुमा नहीं गोलाकार है, लेकिन अरस्तु महोदय ने इसका प्रमाण दिया। ठीक है, और इन्होंने क्लाइमेटिक जोन्स में भी पृथ्वी को बांटा, और 3 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा, एक टॉरिड जोन, एक टेम्परेट जोन और एक फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन आप जान सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा के आसपास में होगा। उसके बाद से उसके ऊपर चलते हैं तो आपका टेम्परेट आएगा, और सबसे ऊपर जो होता है फ्रिजिड जोन, यानी शीत कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध और ये उष्ण कटिबंध होगा। ठीक है, तो इनके विषय में यही है कि हु डिवाइडेड द अर्थ इनटू 3 climatic zones, torrid, temperate and frigid, Aristotle. Who proven the earth is spherical? Aristotle, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ये इनके बारे में जानने की बात है। फिर आगे हम चलते हैं थियोफ्रेस्टस के बारे में। थियोफ्रेस्टस महोदय ये अरस्तु महोदय के शिष्य थे, एरिस्टोटल के शिष्य थे। इनका समय आप देख सकते हैं 371 से 287 बीसी रहा है। ये बेसिकली बॉटनी के फादर माने जाते हैं, वनस्पति शास्त्र के फादर माने जाते हैं, और इसी बॉटनी से इनको बॉटनिकल ज्योग्राफी का भी फादर माना जाता है। इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस जानने वाली बस यही बात थी कि फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रेस्टस एंड बॉटनिकल ज्योग्राफी थियोप्रेस्टस। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इरेटोस्थनीज की। तो ये सबसे प्रख्यात भूगोलवेता हुए हैं एंशिएंट काल में। ठीक, इन्हें ही माना जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी मानने के पीछे कारण क्या है? तो पहली बात, इन्होंने द टर्म ज्योग्राफी क्वाइंड, ज्योग्राफी का शब्द दिए थे, यानी ज्योग्राफी शब्द पहली बार प्रतिपादित करने का श्रेय इरेटोस्थनीज को ही जाता है। इन्होंने पृथ्वी की परिधि का, सरकमफ्रेंस का भी मापन किया है, और जो कि वर्तमान परिधि के लगभग इक्वल मान पाया गया है। इन्होंने पृथ्वी की परिधि कितनी बताई है? तो 2,52,000 स्टेडिया। ठीक है, इन्होंने क्या अक्षांश और देशांतर प्रणाली का विकास किया? ये देख रहे होंगे कि इन्होंने अक्षांश और देशांतर प्रणाली का विकास किया, यानी ग्रिड सिस्टम वाली जो बात है इन्होंने विकसित किया।
पॉलीबियस की हम बात करते हैं। पॉलीबियस के बारे में बहुत कुछ जानने की नहीं है, बस इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत फिजिकल ज्योग्राफी में है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित कुछ बातें की हैं। और इन्होंने एरोजनल एक्ट ऑफ रिवर की भी चर्चा की, यानी नदी के अपरदनात्मक क्रिया को थोड़ा बहुत व्याख्यात किया है, जिसे हम इनके संदर्भ में जान सकते हैं। पॉलीबियस के बाद अगर हमारे आते हैं, ये हिप्पार्कस महोदय आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफर थे। इनका समयकाल 190 से 120 बीसी है। ये बेसिकली भूगोलवेत्ता कम और खगोलविद ज्यादा थे। ये ही इज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर। इनको इक्वेटर की खोज का श्रेय दिया जाता है। खोज, इन कहने का तात्पर्य है डेवलप किया। इक्वेटर पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली लाइन, और इन्होंने बताया, पहली बार इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट ग्रीक हु डिवाइड द सर्कल इन 360 डिग्री, यानी पृथ्वी को नहीं, गोले को, एक वृत्त को 360 डिग्री में मापन करने का श्रेय हिपार्कस को ही जाता है। इन्होंने इक्वेटर को के बारे में बताया कि इक्वेटर वह रेखा है जो पृथ्वी को दो इक्वल हाफ में बांटती है। ठीक है। और इन्होंने क्लाइमेटिक सेक्शन की अगर बात करें तो टोटल 11 क्लाइमेटिक सेक्शन में विश्व को बांटा है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हिपार्कस महोदय ने कितने क्लाइमेटिक जोन्स का डिवीजन किया है, तो 11। इन्होंने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड प्रणाली का विकास किया और एस्ट्रोनॉमी को ज्योग्राफी में ले आए। ठीक है। आगे हम चलते हैं पॉसिडोनियस के बारे में। पॉसिडोनियस का समय काल है 135 से 151 बीसी। इनको बेसिकली इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जैसे इरेटोस्थेनीज ने सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया था, इन्होंने फिर से पृथ्वी का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया, और किसका यूज करके, स्टार कैनोपस यूज करके। जैसे हम ट्री कैनोपी पढ़ते हैं, वैसे स्टार कैनोपस ये यूज करके इन्होंने पृथ्वी की परिधि मापी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दी ओशियन। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए दी ओशियन नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो ये पोसिडोनियस महोदय हैं। ठीक। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट करेक्टली लिंक द टाइमिंग एंड द हाइट ऑफ ओशन टाइड्स टू द डिफरेंट फेज एंड पोजीशन ऑफ मून। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा के स्थिति के आधार पे टाइड्स की टाइमिंग और ऊंचाई का सही आकलन प्रस्तुत किया था। तो अभी तक आप, ये रहा आपका ग्रीक जोग्राफर्स का डिटेल्स। आप इसे समझें, नोट करें, और किताब को पढ़ करके और भी कुछ जानने को अगर कुछ मिले तो कमेंट करें। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे भी कमेंट करें ताकि मैं उसे सुधार सकूं। बाकी हम ग्रीक फिलोसफर के बाद से रोमन फिलोसफर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। धन्यवाद। इसके अब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।